नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में मानवाधिकारों का वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। मानवाधिकारों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जाता रहा है। इस संबंध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय कानून इस बात पर बल देता रहा है कि सभी मानवाधिकार सार्वभौमिक तथा एक दूसरे से संबंधित हैं। इनमें से भी किसी को भी दूसरे की तुलना में कम या अधिक महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। इसके बाद भी सभी मानवाधिकारों को कुछ प्रमुख भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, संस्थापित तथा सामाजिक अधिकार। संस्थापित मानवाधिकार वे हैं जिनके लिए राज्य के कम से कम हस्तक्षेप की ज़रूरत होती है। दूसरी ओर सामाजिक अधिकार का संबंध उन सुविधाओं से है जो राज्य के हस्तक्षेप से समाज के विभिन्न वर्गों को प्राप्त हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, संस्थापित अधिकारों का संबंध राज्य के उन दायित्वों से है जिनके द्वारा लोगों को कुछ विशेष व्यवहारों और दशाओं से बचाया जाता है, जबकि सामाजिक अधिकार व्यक्ति को एक सम्मानित जीवन व्यतीत करने की गारंटी देते हैं। इस आधार पर संस्थापित मानवाधिकारों को नकारात्मक तथा सामाजिक अधिकारों को सकारात्मक माना जाता है। उदाहरण के लिए, किसी पर लगाए गए अभियोग का निष्पक्ष मूल्यांकन करना, न्याय प्रणाली, पुलिस व्यवस्था, प्रशासन को सक्रिय बनाए रखना तथा एक निष्पक्ष मतदान प्रणाली को विकसित करना। राज्य द्वारा किए जाने वाले वे कार्य जिनके लिए राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, सामाजिक अधिकार वे हैं जिनका संबंध बिना किसी बाधा के लोगों द्वारा अपनी मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने की सुविधाओं से है। उदाहरण के लिए, बिना किसी हस्तक्षेप के प्रत्येक व्यक्ति को अपने भोजन, आवास तथा व्यवसाय का प्रबंध करने का अधिकार सामाजिक अधिकार है। इसका तात्पर्य है कि राज्य द्वारा कोई ऐसा कार्य न किया जाए जिससे लोगों को रोजगार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं पाने में किसी तरह की बाधा उत्पन्न हो। नंबर 2, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार। नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार वे हैं जिनका संबंध व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा से होता है। उदाहरण के लिए, हिंसा, उत्पीड़न के रूप में अमानवीय व्यवहार, मनमाने रूप से की जाने वाली गिरफ्तारी, देश निकाला, गुलामी अथवा पराधीनता से संबंधित दशाएं, किसी की निजता और संपत्ति के स्वामित्व से संबंध अधिकार में हस्तक्षेप, किसी आंदोलन की स्वतंत्रता पर रोक, विचारों की स्वतंत्रता अथवा एक विशेष धर्म की चेतना से किसी को विलग करना आदि ऐसी दशाएं हैं जो नागरिक अधिकारों के हनन से संबंधित हैं। नागरिक अधिकारों में वे अधिकार भी आते हैं जिनका संबंध सभी समुदाय तथा वर्गों से समानता का व्यवहार करने तथा उन्हें कानून के द्वारा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संरक्षण प्रदान करने से है। राजनीतिक अधिकार। सामान्य रूप से मानव के राजनीतिक अधिकार वे हैं जिनका उल्लेख मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र की धारा 19 के अंतर्गत किया गया है। इसमें से सभी प्रकार अधिकार सम्मिलित हैं जिनका संबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक दूसरे के संपर्क में आने तथा किसी स्थान पर एकत्रित होने की स्वतंत्रता, सरकार के कार्यों में सहभागिता का अधिकार तथा
चुनावों के समय गुप्त मताधिकारों के द्वारा अपने मत के अधिकार का स्वतंत्र रूप से उपयोग आदि से है। आर्थिक अधिकार। मानवाधिकार के घोषणा पत्र की धारा 22 में उन अधिकार का उल्लेख है जो नागरिक राजनीतिक अधिकारों के पूरक हैं। इनके अंतर्गत वे अधिकार आते हैं जिनका संबंध लोगों की आर्थिक सुरक्षा तथा आर्थिक साधन प्राप्त करने के अवसर से है। उदाहरण के लिए संपत्ति का अधिकार, किसी भी व्यवसाय को चुनने का अधिकार, उचित मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार, कार्य से संबंधित सुविधाओं का अधिकार, एक समुचित जीवन स्तर बनाए रखने का अधिकार आदि सम्मिलित है। सांस्कृतिक अधिकार। घोषणा पत्र की धारा 27 तथा 28 में इन अधिकारों का उल्लेख अपने समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में स्वतंत्रतापूर्वक भागीदारी करने का अधिकार, वैज्ञानिक विकास में सहभागिता का अधिकार एवं नैतिक संरक्षण का अधिकार कुछ प्रमुख सांस्कृतिक अधिकार हैं। वर्तमान में वैज्ञानिक, साहित्यिक और कलात्मक उत्पादों जैसे किसी नए आविष्कार, पुस्तक लेखन अथवा चित्र तैयार करने के लिए संबंधित व्यक्ति को कॉपीराइट देकर उसके अधिकारों का संरक्षण करना इसी के अंतर्गत आता है। अक्सर यह प्रश्न उठाया जाता है कि क्या नागरिक राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकारों की प्रकृति सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से भिन्न है। इसके पीछे यह तर्क किया जाता है कि नागरिक राजनीतिक आर्थिक अधिकारों का उल्लंघन अधिक स्पष्ट होता है अतः इसकी न्यायिक जांच करके कोई कार्रवाई करना सरल होता है। इसके विपरीत सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार न्यायिक प्रणाली के लिए इसलिए कठिन होते हैं कि उनकी प्रकृति और साक्ष्यों के आधार पर कोई निर्णय कर पाना कठिन होता है। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र की 60वीं वर्षगांठ अर्थात 10 दिसंबर 2008 में यह निर्णय लिया गया कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए एक ऐसी न्यायिक प्रणाली विकसित की जा सकती है जो नागरिक राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकारों के उल्लंघन की तरह प्रभावपूर्ण हो। इसके लिए किसी भी व्यक्ति की शिकायत पर ऐसी कार्यविधि विकसित करने पर जोर दिया गया जिससे व्यक्ति को सामाजिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक जीवन में अधिक से अधिक सुरक्षा दी जा सके। उदाहरण के लिए वैवाहिक और पारिवारिक जीवन से संबंधित अधिकारों के संरक्षण के लिए विशेष अदालतों के गठन पर बल दिया गया। मौलिक तथा आधारभूत अधिकार। अनेक लेखकों ने मानवाधिकार को मौलिक तथा आधारभूत जैसे दो भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया। मौलिक अधिकार वे हैं जिनका संबंध जीवित रहने तथा जीवन के समुचित विकास से है। इन्हें हम अनिवार्य अधिकार भी कहते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन अधिकारों का संबंध लोगों की प्राथमिकता आवश्यकताओं को पूरा करने से है उन्हें आधारभूत अधिकार कहा जाता है। आधारभूत अधिकार वे हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति एक सम्मानित जीवन नहीं बिता सकता है। उदाहरण के लिए जीवन की सुरक्षा के न्यूनतम स्तर की गारंटी, दासता अथवा पराधीनता के विरुद्ध संरक्षण, उत्पीड़न की रक्षा, व्यक्ति स्वतंत्रता को गैर कानूनी ढंग से समाप्त करने से रक्षा, विभिन्न व्यक्तियों और समुदाय के बीच विभेदों की समाप्ति, अपने धार्मिक विश्वासों में आस्था, समुचित पोषाहार, आवास और स्वास्थ्य की सुविधाएं तथा मानसिक सुरक्षा की गारंटी आदि कुछ विशेष आधारभूत अधिकार हैं। स्पष्ट है कि आधारभूत अधिकारों का संबंध उन सभी दशाओं से है जो किसी समुदाय में एक समुचित व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है कि पहली, दूसरी, तीसरी पीढ़ी के अधिकार। मानवाधिकार का यह वर्गीकरण सबसे पहले कैरल वासाक ने प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आधार पर विभिन्न पीढ़ियों के उन अधिकारों का संरक्षण करता है जो मानवता के विकास के लिए आवश्यक है।
पहली पीढ़ी के अधिकारों का संबंध मुख्य रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से है। दूसरी पीढ़ी के अधिकारों का संबंध मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समानता से है। इसका तात्पर्य यह है कि मानवाधिकारों को एक तरह से स्पष्ट करना आवश्यक है, जिससे आज के बच्चों को आने वाले समय में किसी तरह की असमानता का शिकार न होना पड़े। तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों का वे जिनका उद्देश्य समुदाय में सामूहिक एकता और सुरक्षा को बढ़ाकर उन्हें विकास के स्वास्थ्य का अवसर प्रदान करने से है। इस अर्थ में सभी को विकास के समान अधिकार देना, शांति के साथ जीवित रहने के अवसर प्रदान करना तथा एक स्वस्थ पर्यावरण विकसित करना तीसरी पीढ़ी से संबंधित कुछ प्रमुख मानवाधिकार हैं। जनवरी 2006 में अनेक ऐसे प्रयासों को स्वीकार किया गया था जिनकी सहायता से तीसरी पीढ़ी के विकास से संबंधित अधिकारों को अधिक प्रोत्साहन दिया जा सकता है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।